हत्या अपने आप में ही दर्दनाक और भयानक होती है, लेकिन कई हत्याओं के कारण, तरीके और उनके पीछे की कहानी ज्यादा दिल दहला देने वाली होती है। आइए आइए आप लोग। ये घर है, ये इस तरफ किचन है, बाथरूम होता है। वैसे पानी माशाल्लाह फुल आता है और वैसे इसका भाड़ा 5,000 रुपया है जो आपको एडवांस में देना पड़ेगा। ये कमरा नहीं, वो लॉक ही रहता है। आप लोगों को वहां पर रखा होगा तो 3,000 एक्स्ट्रा भाड़ा लगेगा। नहीं, 8,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, वैसे कभी आपको ऐसा यूज करने का जरूरत पड़ गया तो कर सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए। खाली मेरे को एडवांस में बोल देना। हाँ, ये आपका एडवांस। ओके, ठीक है, चलता है मैं, है? अरे वो कहाँ उड़े जा रही है वृंदा, हमेशा पंख लगे रहते हैं तेरे। और चाचा नए बढ़ोतरी। हाँ बेटा, क्योंकि मेरी तेरे जैसी बेटी है ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बरकत दी है। देख, मुझे आज मुंबई जाना है, तो तू यहाँ से सीधे किचन में जाएगी, ठीक है? भूलना मत। क्या चाचा, पहले कभी कोई काम भूली क्या मैं? गलती हो गई मेरी अम्मा, आगे से नहीं बोलूंगा। जा अभी। अरे कमला, क्या हुआ? अरे ये लोग इधर नए नए रहने को आए ना, तो मैं सोची जाके पूछ लूं कुछ मदद भी तो नहीं चाहिए। पर ये तो आते ही पर्दे और गेट सब बंद कर लिए। अरे समझा करना, नई नई शादी हुई उन दोनों की, तो दरवाजे खिड़की बंद करके बैठेंगे ना अभी। अगर तेल गर्म हो गया, डाल दे सारा उसमें। तेरा हुआ कि नहीं डालना है उसमें, गर्म हो गया तेल। चल जल्दी करो, सवेरे का टाइम है, सब आ जाएंगे भी टिफिन लेने। कितना हो गया इसका? काकी, मेरे टिफिन रेडी है ना? हाँ, पर तो इतना हाफ के रही है, रुक जा थोड़ा सा। नहीं, सांस लेने जाऊंगी तो उनको लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये हाँ, मैं चलिए। अच्छा रुक जा। ये देख, मैंने कुछ बनाया है, खा के बता कैसा है। बहुत अच्छा, चलो अब मैं जल्दी। हाँ, अरे ये पूरा तो खा ले। नहीं, पूरा खाने जाऊंगी तो उनको लेट हो जाएगा। नहीं। टिफिन। अरे सर, कहाँ भाग रही है? ये हाथ पीछे रख। आखिरी बार बोल रही हूँ कमलेश, दोबारा ऐसी गलत बात की ना तो उस्मान चाचा को बोल दूंगी। शुक्र है अल्लाह का, डॉक्टर साहब पहुंचे। नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं बेटा। देखो डॉक्टर साहब आ गए ना, वो तुम्हारी आई की टीबी ऐसे चुटकी बजाती ठीक कर देंगे। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, मैंने दवाई तो लिख दी है, जल्दी इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। ये आपकी फीस। जी शुक्रिया। भाभी जी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं होती, आप यहीं आराम करिए। वृंदा बच्ची है भाईजान, मैं बिस्तर पे पड़ी रहूंगी तो अकेले नौकरी, घर का सारा काम, खाना वाना सब कैसे करेगी? अरे भाभी जी, मैं किस मर्ज की दवा हूँ? वृंदा बेटा, 2 घंटे बाद आ जाना, राशन व खाना वगैरह ले जाना और दवाई भी दिलवा दूंगा, ठीक है? जी चाचा। भाईजान, आप ना होते तो हमारा क्या होता? पहले आपने वृंदा को नौकरी दे दी ताकि हमारा घर चलता रहे। आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। बेटा, आई का ख्याल रख, हैं? चलता है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। वो भाभी जी, आपसे एक छोटा सा काम था।
वो क्या है ना, हमारे घर में एक कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है। उस्मान भाई ने बोला था अगर यूज़ करना है तो हम वो खोल सकते हैं। उनसे फ़ोन पे बात हो गई है, पर उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप मेरे साथ आ जाती तो वो मैं कमरा खोल देती। वो क्या है ना, कल ऐसा ना लगे ना कि कोई चोरी वोरी हुई है या कोई गड़बड़ है। चल सर। थैंक यू। अगो देवा, कितनी बास आते, मुझे लगता है चूहा मर गया। साहब वो अंदर, आप लोग रुकिए। और नमक में डाली गई थी ताकि बदबू कम आए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये रहो, अंदर आइए आप लोग। जी साहब। घर तुम्हारा है? जी साहब। ड्रम आपका है? नहीं सर, वो तो हमारे यहाँ आने से पहले उस रूम में पड़ा था सर। हमें कुछ सामान रखना था, इसलिए फिर हमने इनको बुला लिया सब यहाँ, और फिर इनके सामने ही हमने ताला तोड़ा। हाँ साहब, ताला तो इन्होंने मेरे सामने ही तोड़ा था। ताला क्यों तोड़ा? क्योंकि साहब इस रूम की चाबी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने इनको बोला था कि जरूरत पड़े तो आप ताला तोड़ दें। घर आपका है ना? चाबी आपके पास नहीं थी? शायद सिंधे फैमिली के पास होगी चाबी, क्योंकि जब वो खाली करके गए तो ताला लगा के गए थे साहब। वो कब गए? 2 महीने तो हो गए होंगे ना उस्मान भाई। हाँ, तो 2 महीने से खाली है घर? अरे नहीं साहब, वो शिंदे फैमिली बहुत शानी निकली साहब। उनका 2 महीने का भाड़ा बाकी था जब वो घर छोड़ के चले गए, वो तो दिया नहीं। और जब मैं 15 दिन के लिए वर्धा गया तब उस बात का फायदा उठाकर मेरा घर उन्होंने काले फैमिली को भाड़े पे दे दिया बिना मेरे को बोले। और शिंदे फैमिली का तो कहीं पता ही नहीं है साहब। और कुछ दिन पहले वो काले फैमिली भी साहब ये घर छोड़कर चले गए। तब से लेके इन लोग के आने तक ये घर खाली पड़ा था साहब, अल्लाह गवाह है। सर मुझे इस पाटिल फैमिली का बिहेवियर कुछ अजीब लगा। मुझे लगता है कि पाटिल फैमिली हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। उसे मारता नहीं तो और क्या करता मैं? अनिल कभी विचार केलाय, अगर पता चल गया तो क्या होगा? सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, उनको इतनी जल्दी क्या थी? उन्होंने उस्मान का भी इंतजार नहीं किया, पड़ोसन को बुला के गवाह बना के ताला तोड़वा दिया। मैं जानता हूँ पुलिस बेवकूफ नहीं है, 2 और 2 करेगी और सब समझ जाएगी। अगर वो टेम्पो वाला हमें धोखा नहीं देता तो हम बच जाते। सुषमा, अभी हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इससे पहले कि वो बचने का रास्ता ढूंढे, उनकी सारी डिटेल्स निकलवा। सर वृंदा, वृंदा, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है बच्चे? कुछ वृंदा, सर उस्मान के पड़ोसियों से बात की है। उनका कहना है कि 10-12 दिन पहले जब पाटिल फैमिली ने उस्मान के घर को किराए से लिया था, तब से लेके अभी तक वहाँ के लोगों को उनका नेचर कुछ अजीब सा लग रहा है। इनफैक्ट सर वो ज़्यादा किसी से बात करते नहीं थे, और सामान के नाम पर उनके पास एक बैग था और एक गोनी थी, जिसे लेकर वो कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव थे। घर के खिड़की दरवाजे भी 24 घंटे बंद रखते थे। सर जिस टेम्पो से वो मोहल्ले में आए थे, मैंने उसके ड्राइवर से भी बात की। अजीब आदमी था साहब, मैं उसे गोनी उतारने के लिए मदद कर रहा था। अरे आप छोड़िए, उसने मुझे जोर से धक्का दिया, जैसे कि मैं उसकी गोनी लेके भाग जाने वाला था। उस्मान का भी यही कहना है कि वो गोनी को 1 मिनट भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करते थे। और उनकी पड़ोसन कमला, उसने भी बताया कि एक रात वो गोनी को देर रात कहीं लेकर जा रहे थे। नजर रखो उन पे, अगर उन्होंने कुछ कांड किया है तो बचने के लिए जरूर कोई ना कोई गलती करेगी। वृंदा,
वृंदा, वृंदा, देख क्यों नहीं रही किसका फोन है? कब से बजे जा रहा है, उठाना। पीछा कर रहा है। साहब 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 कुछ खाने के लिए दो ना साहब। साहब तब से कुछ खाया नहीं है साहब। साहब अभी जाओ। सॉरी सर। वो शाणे निकले पुलिस को उल्लू बना के। कुछ पता चला सुषमा और अनिल का? हाँ सर, एक सब्जी वाले ने सुबह 7 बजे उन्हें एक ट्रक पे चढ़ते हुए देखा था हाईवे के पास। सर ट्रक का डिस्क्रिप्शन मिल गया है, जल्दी उसके बारे में पता चल जाएगा। सवेरे 7 बजे, अभी 2 बज चुके हैं शिर के, 7 घंटे हो चुके हैं। जो लोग पुलिस को चकमा देके भागे वो हमारी राह देखते वहां रुकेंगे? क्या हम वहां जाएंगे और उनको पकड़ के लाएंगे? वहां का सीसीटीवी फुटेज मंगाओ आणि प्रत्येक टोल नाक्यावर ट्रकचं डिस्क्रिप्शन पाठवा। जाओ। हो सर। जिस घर के अंदर ड्रम में लाश मिली थी उस घर के बाहर एक टूटा हुआ ताला मिला। पाटिल फैमिली ने कमला के सामने जो ताला तोड़ा था वो लेके आओ। सर। हमारा शख्स सही निकला शिरकी। पाटिल फैमिली ने कमला के सामने जो ताला तोड़ा था एक नाटक था। असल में वो पहले ही एक ताला तोड़ चुके थे। वो अनिल और सुषमा की वजह से केलकर साहब ने क्या क्लास ली मेरी, सुनना पड़ा। गलती तो मेरी थी ना। सर जो बॉडी हमें ड्रम में मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई है। लड़की की बॉडी है सर, उम्र 23 से 24 साल। बॉडी पर चाकू जैसी किसी चीज से 7 बार वार किया गया था। मौत का एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एस्टिमेटेड टाइम 45 से 60 दिन के बीच का है। इसका मतलब शिरकी है, ये जो मर्डर हुआ ये जून लास्ट वीक या जुलाई 2nd वीक में हुआ। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि उस्मान के घर में जो औरत की लाश मिली पाटिल फैमिली के पहले जो किराएदार रहते थे उनमें से किसी की हो। साहब पाटिल से पहले काले फैमिली उधर रहती थी। हौला कुवत साहब और रवि काले, उसकी बीवी, उनका बेटा प्रेम, पल्लवी का पति। साहब तीनों मिलके पल्लवी की जो हालत करते थे, बहुत बुरा बर्ताव करते थे। साहब मेरे घर में शिफ्ट होने से पहले काले फैमिली वहीं आसपास में कहीं रहती थी, लेकिन उनके मकान मालिक की बेटे की शादी थी तो उनको घर चाहिए था शायद। और इधर वो शिंदे जो था तो मेरा घर छोड़ के भागने की तैयारी में थे, तो उसने बिना मेरे को बोले काले को मेरे घर में भाड़े पे रख दिया। जब मैं वर्धा से वापस आया मैं काले फैमिली से मिलने गया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये केस वापस ले लो। देख बहू, गलती हो गई हमसे, माफ कर दे। मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ, तुझे अच्छा लगेगा इस उम्र में मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं? हाँ बोला ना। कान फुटले तुझे? आई बाबा क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? नहीं बाबा, गलती हमारी है, ये प्यार से नहीं, ये मार से माने। अरे अंदर करवाएगा सबको। लेकिन बाबा चुप बैठ, सुना नहीं वो पुलिस वाली क्या बोल कर गई? आई बाबा की वजह से तू बच गई, वरना मैं अभी के अभी तुझे जिंदा गाड़ देता, समझे? मेरे ख्याल से पल्लवी काले ने फिरार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई थी उनके खिलाफ। हाँ सर, पल्लवी ने 2 महीने पहले कंप्लेंट लिखवाई थी। मैडम मुझे बचा लो मैडम, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो मैडम, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। सेफ हो, घबराओ मत, पानी। अब बताओ क्या हुआ?
जब से मेरी शादी हुई है मेरे ससुराल वाले रोज गाली सुनाते हैं, मारपीट करते हैं, कहते हैं और दहेज चाहिए। सास ससुर तुम्हें पीटते हैं और पति तुम्हें पिटता देखता रहता है, कुछ करता नहीं है वो? किया ना मैडम। रुक! आज तुझे जिंदा जला दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ तक आ रही हूँ। केरोसिन का बास आ रहा है कपड़ों में से। अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो वो मुझे जिंदा जला देता मैडम। पता नहीं मैडम ये झूठ क्यों बोल रही है, शायद इसे गलतफहमी हो गई है। अरे मैडम, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, हमने तो कभी इसे हाथ तक नहीं लगाया। हाँ मैडम, और वो केरोसिन तो गलती से गिर गया मेरे हाथों से, मैंने जानबूझ कर नहीं गिराया। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। देखो, इसने ना केरोसिन मंगाया और मेरे प्रेम ने लाकर उसे दिया और उसके हाथ से ऐसा छूट गया और इसके आंख पे गिर गया। तो इसे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के मेरे बेटे ने उसके पैर केरोसिन डाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा माफ कर दे और इनको बोल दे केस वापस ले। नहीं, मैं केस वापस नहीं लूंगी। मैडम ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग ने जानबूझ के मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की है। अरे कोशिश की होती तो अब यहाँ खड़ी होती क्या तू? ठीक है तू करना, वो सदमे में है बेटा। नाटक बंद करो अपना। अगर आज के बाद पल्लवी को हाथ भी लगाया ना तो तीनों की गलतफहमी दूर कर दूंगी मैं। तुम्हारा दहेज का लालच और तुम्हारी मर्दानगी ऐसे सदमे में आएगी ना कि तीनों जन जेल से जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे, समझे? पर सर, पल्लवी उस कंप्लेंट पे कार्रवाई करना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने काले फैमिली को वार्निंग देके छोड़ दिया। साहब, पल्लवी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी, इसलिए वो लोग डर तो गए थे, लेकिन उसके बाद से पल्लवी के लिए उनकी नफरत बहुत बढ़ गई थी साहब। ये काले फैमिली की डिटेल्स दे दो। काले फैमिली की डिटेल मेरे पास नहीं है, शिंदे फैमिली की दे सकता हूँ। शिंदे से आपको काले की मिल जाएगी। साहब दोनों की आपस में बहुत पड़ती थी। यार कंफ्यूजन है, काले शिंदे दोनों फैमिली की डिटेल्स दे दो इनको। शिरके, ये पल्लवी के बारे में पूछताछ करो बस्ती में, सारी डिटेल्स चाहिए उसके मुझे। जब एक मर्द औरत को सारे बाजार में नंगा करता है ना, तो सोचो क्या होता है। बेचारी पल्लवी के साथ भी एक दिन ऐसे हुआ था। ए पल्लवी, ए रुक इधर जा रे, चल आज मुड़ो अपना, चल। छोड़ पीछे हट। पैसा दे दो, ले ले, चल आज मूड बनाएंगे, चल चल। ये पैसे ना अपनी माँ को जाके देना और उसी के साथ सोना, समझे? छोड़। क्या कह रहे तुम लोग यहाँ पर? छोड़ूंगा नहीं तेरे को, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखना। हाँ चल निकल चल। नाम क्या बता दोनों का? सर श्याम और विलास। अगर पान वाले की इंफॉर्मेशन सच है तो ये दोनों किसी गटर में दारू पी के पड़े होंगे, उठाओ उनको। ठीक है सर, अभी इंफॉर्मेशन मिली है, सब्जी वाले ने जिस ट्रक का डिस्क्रिप्शन दिया था वो कोल्हापुर के नाके के पास से निकला है। अनिल पाटिल और सुषमा उसमें अभी दिखे हैं। हाईवे पुलिस को इन्फॉर्म करो सर। और नायगांव में उसके पड़ोसियों से पूछताछ करो, उसका कोल्हापुर में कनेक्शन है क्या। चिरके, शिंदे फैमिली का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक उनका फोन स्विच ऑफ है। सर एक हरकत नसेल तर विचारू का? तुम्हें 4 चमचे साखर का खाता? क्योंकि 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। सर ये लड़की मुझे बहुत अजीब सी लगती है। कुछ दिन पहले भी आई थी सर, लगता है कुछ कहना चाहती थी लेकिन अचानक भाग गई। तुम्हारे दिमाग की बत्ती नहीं चली? इसे कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? हो सकता है इस मर्डर के बारे में कुछ जानती हो, हमें कुछ बताना चाहती हो। लेके आओ उसे। जी सर। सर रवि काले का फोन सतारा के पास ऑन हुआ था। मैंने वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। जल्दी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और जैसे ही मिलती है उसे अरेस्ट करके ला रहे हैं सर। गुड। और वो 2 बेवड़े? सर विलास और श्याम दोनों का पता चल गया है। हमारी एक टीम गई है उन्हें उठाने के लिए। हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब मत मारो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, कसम से। पल्ले के ऊपर नजर थी ना तुम्हारी, उसने भरे मार्केट में थप्पड़ मारी थी तुम लोगों को। हाँ
इसलिए तुमने बदला लिया, उसका मर्डर किया। साहब कसम से बोल रहे हैं अपन साहब, साहब अपन नहीं मारा उसको साहब। हमने नहीं मारा उसको साहब, कसम से नहीं मारा। हाँ साहब, 2 महीने पहले ना उसको आधी रात को किधर तो बाहर जाते हुए देखा था साहब, वो बैग भी लेके जा रही थी। ये वही है ना जिसने मेरे को थप्पड़ मारा था, ये देख वही है वो। काय को मारे नहीं, छोड़ो, जाने दो, हम चलते हैं, चलो। सूरज, ये सूरज कौन है? वो साहब वो भाजी वाला है साहब, वो अपने बस्ती में वो भाजी बेचता था। सब अपने को बाद में मालूम पड़ा कि उसका और पल्लवी का लफड़ा है करके। मेरे को तो लगता है पल्लवी उसके साथ ही भाग गई होगी साहब, क्योंकि वो सूरज भी गायब है तभी से साहब। क्या डेट क्या थी? साहब तब इतना मालूम है कि वो जून महीने का आखिर था या तो फिर जुलाई का शुरू में था। फिर क्या? ये सूरज का नाम लेके हमको गुमराह करने की कोशिश कर। इन दोनों ने पल्लवी के साथ रेप किया, बाद में उसका मर्डर किया। दारू उतरेगी ना सब बोलोगे तुम। करने नींबू पानी पाता का आता नहीं पाजा। सिरके, अगर सच में उस दिन पल्लवी सूरज के साथ बाहर गई थी तो ये बॉडी पल्लवी की नहीं किसी और की हो सकता है। आप सही कह रहे हैं सर, हो सकता है ये बॉडी मिताली की हो। मिताली कौन? सर केशव शिंदे की बहू, जो कि काले फैमिली से पहले उस घर में रहती। सर सुरिंदा भोयर नाम की एक औरत है जो कि बस्ती में कम्युनिटी किचन चलाती है और उसका मालिक उस्मान। उसने बताया कि पल्लवी और मिताली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसने ये बताया कि मिताली अनाथ थी, वो बेवड़े प्रशांत से शादी कर ली उसने प्यार में पड़कर। झाड़ू कटका करके उसके सारे घर वालों का पेट पालती थी वो, लेकिन उसके ससुराल वाले बहुत ही परेशान करते थे उसको। ये क्या लड़ रही है? अरुला, चल निकल। ये इधर बस्ती के पास ही एक बैचलर लड़का है, उसके घर पे झाड़ू कटका करती थी। उसका नाम था कुछ मिलिंद वैद। बहुत ही कमीना लड़का था वो। घर का काम करके उसको 15,000 मिल जाता था और उतना चल जाता है उसको। फिर एक दिन उस मिलिंद ने उसके ऊपर जबरदस्ती किया। सब क्या कर रहा था? उसने जाके अपने ससुराल वालों को बताया, लेकिन उन्होंने पुलिस को बताने से मना कर दिया। बोले कि उसका काम छूट जाएगा और ये निकम्मे लोग भूखे मर जाएंगे। ये बात जब मिलिंद को पता चली, उसमें तो और हिम्मत आ गई। अगले ही दिन उसने और 3 दोस्तों को बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद उन तीनों ने उसको अलग अलग पैसा दिया। फिर मिताली ने भी सोचा कि कहाँ खाली फुकट ये झाड़ू कटका करने का, तो उसने धंधा करना शुरू कर दिया। घर वालों को बोलती थी घर का काम करने जा रही है, लेकिन धंधा करती थी वो। फिर एक दिन उसको अपने ही ग्राहक आकाश से प्यार हो गया। उसने पल्लवी को भी बोला कि इस काम में लग जाए, लेकिन पल्लवी भड़क गई। खबरदार जैसी घटिया बात मेरे को दोबारा बोली है तो, और तू भी ये घटिया काम छोड़ दे, वरना तेरे ससुराल वालों को जाके बोल दूंगी और फिर तुझे घर जाके मुंह खोलेगी ना तो काट दूंगी तुझे। फिर पता नहीं पल्लवी ने बोला या किसी और ने बोला, लेकिन उसके घर वालों को पता चल गया कि मिताली काम नहीं करती, धंधा करने जाती है। बहुत तमाशे हुए। फिर अगले दिन वो शिंदे लोग घर छोड़ के चले गए। मिताली थी उस दिन साथ में? वो मालूम नहीं मैडम, लेकिन उनको जाते हुए बस्ती में से किसी ने भी नहीं देखा। तो हो सकता है वो बॉडी मिताली की। ये शिंदे फैमिली ने मिताली को मार दिया, उसको ड्रम में डंप कर दिया। सर ऐसा भी हो सकता है कि पल्लवी को मिताली का सच पता चल गया, यही बात उसने उसके ससुराल वालों को बता दी। गुस्से में आकर मिताली ने पल्लवी का मर्डर कर दिया, उस बॉडी को ड्रम में डाल दिया और वहाँ से निकल गई हो। सर एक बात और हो सकती है, सर पल्लवी और सूरज का किसी बात पे झगड़ा हुआ हो और सूरज ने पल्लवी को मार के उसकी बॉडी को ड्रम में ठिकाने लगा दिया। होने को तो कुछ भी हो सकता है। हमारे सामने थ्योरीज बहुत है, लेकिन पक्का सबूत नहीं। अब हमें ये पता करना है कि लाश किसकी है, और ये भी पता करना है कि जो जिंदा है वो कौन है और कहाँ। उस्मान की खोली में ड्रम में मिली औरत की लाश ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। किसकी हो सकती थी ये लाश? पल्लवी की। अब एक नया नाम सामने था, मिताली।
इसी दौरान विरार पुलिस को पता चलता है कि 2 महीने पहले सतारा में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी, जो और किसी की नहीं बल्कि मिताली की थी और शिंदे परिवार ने लिखवाई थी। सारी थ्योरीज और संभावनाओं के बाद अब भी बड़ा सवाल यही था कि मरने वाली औरत कौन थी और उसे किसने और क्यों मारा था। सर, हमारी टीम ने शिंदे फैमिली को अरेस्ट कर लिया है, वो उन्हें इधर लेके आ रहे हैं। साहब, हम 14 जून के रात को विरार से निकले थे सातारा के लिए टेम्पो से, लेकिन रात को मिताली कब टेम्पो से भागी हमें पता नहीं चला। जब हम सातारा पहुंचे ना, तभी हमको पता चला कि वो हमारे साथ नहीं है। तभी हम लोग ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट वहाँ लिखवाई थी। साहब, आकाश के बारे में पता था? हाँ साहब, वो उधर ही हमारी बस्ती में रहता था, हमें लगा वो उसके पास गई होगी। उस्मान चाचा के उस रूम को ताला लगा क्यों भाग गए थे तुम? नहीं साहब, हम लोग भागे नहीं थे, उल्टा हमारा ही कुछ सामान वहाँ पड़ा हुआ था। क्या बताऊँ साहब आपको, हमारा बेटा परेशान, उसकी शराब की लत छुड़वाने के लिए हम उसे सातारा लेके गए थे, लेकिन 15 दिन पहले उसकी मौत हो गई और उसके अंतिम कार्य के लिए हम लोग वहाँ रुके थे साहब। इसीलिए हम लोगों का मोबाइल नहीं लग रहा था साहब। रही बात रवि गाड़ी की, तो उसे वो जगह हम लोग ने तब इन्हें दी थी जब तक हम लोग वापस ना आते। हम लोग सच बोल रहे हैं, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं साहब। सीधे साधे लोग हैं तुम कितने सीधे और कितने साधे हो सब पता है हमें। तुमने मिताली के साथ क्या क्या किया ये भी पता है। मिलिंद के घर में उसको काम करने लगाया ना, इसके बावजूद भी तुम्हें पता था कि उसके साथ रेप हुआ है, और जब ये गलत काम वो खुद की मर्जी से करने लगी, उसको मारा पीटा, उसका पैसा लेके तुम भाग गए। एक मासूम सीधी सादी लड़की तुम्हारे वजह से इस दलदल में फंस गई और अभी तक वो गायब है। उस्मान चाचा के जिस रूम को लॉक लगा था उसमें तुम्हारा सामान नहीं, मिताली की लाश। तुमने मारा मिताली को। नहीं साहब, हम लोग ने नहीं मारा साहब उसे। हम सच बोल रहे हैं, हम लोगों ने नहीं मारा उसे। या ऐसा नहीं सुधरेंगे, बहुत मोटी चमड़ी वाले। स्मिता घेऊन जायला बंदोबस्त करायचा। नहीं साहब, तो कितना सीधा है दिखा। शिरके सर, पता करो कितना सच बोल रहे हैं। अगर मिताली और आकाश 3 महीने से यही है तो उस्मान चाचा के कमरे में जो लाश मिली वो पल्लवी की हो सकती है। हमें जल्द से जल्द इस मिताली को ढूंढना होगा। सूरज का क्या हुआ? सर, काले फैमिली जब से विरार से शिफ्ट हुई है, सूरज का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ गया है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। सर, इचलकरंजी पुलिस ने अनिल और सुषमा को पकड़ लिया है, वो उसे यहाँ लेके आ रहे हैं। मैं और सुषमा पालघर में रहते हैं। हाँ? पालघर में मैं और सुषमा पड़ोस में रहते। हाँ। सुषमा की शादी सर वो अजीत जयकर नाम के गुंडे से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए हमें डर भी लगा रहता था कि ये बात अगर इसके पति को पता चल गई तो वो क्या कर देगा सर। इसलिए फिर हम दोनों ने सर कोल्हापुर भाग जाने का फैसला किया। 3 अगस्त की रात को सर ये अपने सास के सारे जेवर लेके मेरे पास आई और फिर हम लोग कोल्हापुर जाने के लिए टेम्पो ढूंढने के लिए मंडी में गए। भाऊ, कोल्हापुर के लिए टेम्पो तो अभी 15 मिनट पहले ही निकला और अब अगला मिलना मुश्किल है। ये किसका टेम्पो है? मेरा है। ये कहाँ जा रहा है? विरार। रोज रात को कहाँ जाते थे? कोल्हापुर जाना था ना सर, वो टेम्पो ढूंढने जाते थे हम। एक रात जब अनिल टेम्पो ढूंढने गए और मैं घर में अकेली थी तो यहाँ छुप के बैठी है तू, और तेरा यार किधर है? बुला उस। आज तुम दोनों का खेल खत्म कर देता हूं मैं। उसके पहले ना मुझे मेरे पैसे और जेवर चाहिए जो तू चुरा के भागी। बॉल किधर रखे? यहाँ पे अरे इसे ठिकाना लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो पकड़े जाएंगे हम। हाँ? ये इसे अभी के लिए यहाँ छुपा देते हैं, फिर फेंक देंगे कहीं। साहब उस रूम में तो पहले से एक लाश थी साहब, हम दोनों को लगा कि हम दोनों फंस जाएंगे। मैं मैकेनिक हूँ इसलिए मैं जानता हूँ बिना चाबी के गाड़ी कैसे चालू करते हैं।
हम दोनों जैसे तैसे करके वो बॉडी को बाइक पे रखा और फिर गाने लगाने के लिए हम लोग निकल पड़े। वो सब होने के बाद सब हम लोग कोल्हापुर के लिए भाग गए। हाईवे पे ईचल करंजी का ट्रक मिला, हमने उस ट्रक से लिफ्ट लिया और ईचल करंजी पहुंच गए। सर हम जैसे ही ईचल करंजी पहुंच गए, सामने अजीत था। हम दोनों तो डर गए कि ये जिंदा कैसे बचा, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और वो उधर इचलकरंजी पुलिस स्टेशन के कस्टडी में, और तुम्हारे ऊपर अजीत के अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा। सर जंगल में एक लाश मिली। सर बॉडी बुरी तरह सड़ गई है। कुछ मिला? ये वॉलेट मिला है सर, उसमें आईडी कार्ड है। सूरज यादव? सूरज यादव मतलब पल्लवी का बॉयफ्रेंड? फिर जिस हिसाब से बॉडी डिकम्पोज हुई है, इसे लगभग 1-2 महीने तो हुए होंगे, और पल्लवी और सूरज को गायब हुए भी 2 महीने हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये बॉडी सूरज की ही है। पंचनामा करा और देखो आसपास और कुछ मिलता है। शिरके, अगर ये बॉडी सूरज की है तो इसका मतलब पल्लवी मर चुकी है। हो सकता है सर, क्योंकि पल्लवी को भी गायब हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। सर वहाँ पे पीछे एक बाइक मिली है। और कुछ मिला? नहीं सर। पता करो किसके नाम रजिस्टर है। ओके सर। शिरके, हो सकता है ये बाइक सूरज की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जिसने सूरज को मारा उसकी हो। उसने सूरज को मार दिया, बॉडी को यहाँ डंप कर दिया और बाइक को छोड़ कर निकल गया। ये भी हो सकता है कि काले फैमिली को इन दोनों के भागने का प्लान पता होगा। उन्होंने पल्लवी को मारा, ड्रम में डंप कर दिया, बाद में सूरज को मार दिया और यहाँ फेंक दिया। 1 मिनट सर। हेलो, ठीक है सर। काले फैमिली गिरफ्तार हो गई है, विरार पुलिस स्टेशन लेकर आ रहा है। वार्निंग दी थी ना तुम्हें कि अगर पल्लवी को कुछ भी हुआ तो जेल के अंदर कर दिए जाओगे। क्यों मारा पल्लवी को? मैडम हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं मारा उसे। अरे कुछ नहीं किया तो भागे क्यों? पल्लवी किधर है? नहीं पता साहब, 30 जून के शाम को वो मैं जल्दी लौटी हूँ ऐसा बोल के गई साहब, लेकिन लौटी नहीं साहब। उसके बाद में हमने देखा वो रुक्मिणी के सब गहने गायब थे साहब। अब बहू चोरी करके मुंह काला करके भाग गई साहब। उसके ऊपर वो उस्मान भाड़े के लिए पीछे पड़ा साहब। मेरा और शिंदे का बगाया भाड़ा मांग रहा था। हमने सोचा कि खोपोली में इसके रिश्तेदार रहते हैं तो उनके यहाँ पे चले जाते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या होता है, इसलिए चले गए साहब खोपोली। वो ड्रम किसका था? कौन सा ड्रम साहब? हाँ? वो जिस कमरे को ताला लगा था उस कमरे में ड्रम किसका था जिसमें एक औरत की सड़ी हुई लाश मिली? कसम से साहब, वो कमरे में क्या है हमको पता भी नहीं। वो कमरे की तरफ हम जाते भी नहीं साहब। इतना बड़ा घर था, तेरे को कमरा नहीं दिखा? हमने उसे नहीं मारा है, मैं उसे जलाना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहता था। उसके बाप ने, बीकू ने हमसे कहा था कि वो शादी के बाद हमें पैसे देगा, लेकिन बाद में वो मुकर गया। वो मुकर गया इसलिए तूने भरे बस्ती में उसको बेचने की कोशिश की। वो नहीं मानी तो उसको मार दिया? नहीं साहब, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। सब पता चल जाएगा। लेके जाओ इनको और खूब मारो इनको। कहाँ फंसा रहे हो साहब? हम सच कह रहे, मारा नहीं उसे। इन लोगों ने पल्लवी के ऊपर जिस गहने चोरी का इल्जाम लगाया है उसके सारे डिटेल्स निकालो और पता करो चोर मार्केट या किसी ज्वेलर के पास वो बेचने गए थे। अरे पल्लवी का बाप भीकू, उसका और हमें जो लाश मिली है उसका डीएनए मैच करके देखो। ठीक है सर। काफी कोशिशों और मेहनत के बाद आखिरकार विरार पुलिस को लगने लगा कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पल्लवी के पिता भीकू का डीएनए ड्रम में मिली लाश के डीएनए से मैच कर गया, जिसका अर्थ ये हुआ कि ड्रम में मिली लाश पल्लवी की थी। और साथ ही ये भी साबित हुआ था कि मौका वारदात पर मिली मोटरसाइकिल सूरज की थी। पल्लवी और सूरज का मर्डर हुआ था, ये प्रूव हो चुका था। और इसी दौरान पुलिस को एक और डेड बॉडी मिली जो पुलिस की मुश्किलें और बढ़ाने वाली थी। फिर के 14 जून को शिंदे फैमिली विरार से शिफ्ट हो चुकी और 30 जून तक पल्लवी जिंदा थी। इसका मतलब पल्लवी के मर्डर में शिंदे फैमिली का कोई हाथ नहीं। दूसरी सस्पेक्ट है काले फैमिली जो हमारे कस्टडी में। एक और सस्पेक्ट है मिताली शिंदे। हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड आकाश के साथ कहीं हो
लेकिन उसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं। साहब मैं वही बताने के लिए इधर आई है। मैं ही हूँ मिताली शिंदे और मैंने पल्लवी को नहीं मारा है। तुमने कुछ किया नहीं तो यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी? इंसान हूं ना साहब, पहले खाली खुद के बारे में सोचा, पर लगा पल्लवी को भी न्याय मिलना चाहिए। बहन जैसी थी वो साहब मेरी। साहब खाली पल्लवी को मालूम था कि मैं प्रशांत के फैमिली को छोड़ के विरार वापस आ चुकी हूँ और आकाश के साथ उसकी बीवी बन के उसके साथ में रह रही हूँ। घूंघट डालती थी तो बस्ती में कोई पहचाना नहीं मेरे को। कि पल्लवी ने बताया था 30 जून को भाग के जाने वाली है? वो जल्दी में थी तो ज़्यादा बात नहीं करी, पर उस दिन मिली थी वो मुझे। सूरज कहाँ है? सूरज को मैंने उस्मान चाचा के उधर बुलाया है, उधर से हम दोनों साथ में जाएंगे। और मैं भी अभी उस्मान चाचा के उधर ही जा रही हूँ। उस्मान चाचा बोले थे कि वो मदद करेंगे। सब पल्लवी कुछ मदद चाहती थी मेरे से। वो 30 तारीख को शाम को आने वाली थी, पर मालूम नहीं क्या हुआ, वो आई नहीं। और ये सूरज यादव? वो भी नहीं आया साहब। मैंने दोनों को फोन भी मिलाया तो दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में दूसरे दिन मालूम गिरा कि पूरा फैमिली घर छोड़ के चला गया है। आपने बात पहले क्यों नहीं बताई? लगा कि इस बात का इसके इससे क्या लेना देना साहब। कौन सोच सकता है साहब कि उस ड्रम में पल्लवी की लाश होगी। मुझे लगा वो सूरज के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रही होगी, लेकिन साहब वृंदा के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। वृंदा मेरी बच्ची जैसी थी। मैंने आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आप देख लें साहब, उसको मारने वाला दोजख की आग में चलेगा। अल्लाह उसका हिसाब करेगा। उसके कातिल को पकड़ो आप साहब, और जो भी उसको सजा दिलाओ साहब। उस्मान चाचा शांत हो जाइए, उसकी कातिल को हम जरूर पकड़ेंगे। आपको किसी पे शक कौन कर सकता है सर? साहब इस बस्ती में कमलेश बोल के एक टेलर है, वो रोज उसको सताता था और गलत नजर से देखता था। क्या कह रहे हो के साथ? क्यों मारा उसको? साहब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। फिर झूठ बता फिर। सब सोना चाहता था मैं उसके साथ, पर सब मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। कसम सर मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? कर दे इसको, तब तक तोड़ो जब तक इस सच ने बोले। नहीं साहब, मारो उसको। नहीं साहब मैंने कुछ नहीं साहब। सर सुनंदा ने बताया कि 20 अगस्त को वृंदा काम पर आई थी। सर दोपहर को वो खाली टिफिन के साथ आई, फिर दोनों एक साथ ऑटो से घर को निकले। उसके बाद उसने बताया कि वृंदा ने अपने पुलिस स्टेशन के बाहर ऑटो रुकवाया और बोली कि उसे कुछ काम है। उसके बाद से सुनंदा ने वृंदा को देखा भी नहीं। मतलब वृंदा 2 बार हमारे पास आई थी, वो हमें कुछ बताना चाहती थी। मैडम वृंदा की PM रिपोर्ट। सर वृंदा की मौत 20 अगस्त को 2 से 4 के बीच में हुई। और सर बॉडी में 3 बार चाकू से वार किए गए। सर उसकी बॉडी पे नाखूनों के निशान भी मिले। सब मर्डर से पहले उसका रेप हुआ। कहीं वो अपने बारे में तो बताना नहीं चाहती थी। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई तृप्ति, बहुत बड़ी गलती। सर काले फैमिली के घर से जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उनका पता चल गया सर। सर आप गैस भी नहीं कर सकती कि ज्वेलरी चोर बाजार में किसने बेची थी। शिरके मैं रिलैक्स मूड में नहीं हूं। साफ साफ बता। बताता हूँ क्या बताना पड़ेगा, बोल। सर नशे के साथ साथ सर सेक्स की लत कब लगी पता ही नहीं चला सर। मेरे को लड़की देख के सर एक ही चीज़ समझ में आने लगी। 1.5 महीने पहले पल्लवी आई थी सर अब्बू से मिलने। अब्बू थे ही नहीं घर पे, तो मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं था सर। सोहेल ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती। मैंने जो कुछ किया अपनी औलाद को बचाने के लिए किया। ये तेरे फालतू बेटे को बचाने के लिए तूने मासूम लोगों की जान ली। तेरे को तब समझ में नहीं आया वो भी किसी की औलाद है। मुझे मालूम था कि काले फैमिली मेरा घर छोड़ के भाग चुकी है। उसके बाद सूरज की लाश को भी मैंने उसी सूटकेस में डाला और जंगल में जाके फेंक दिया और उसकी मोटरसाइकिल को भी वहीं ठिकाने लगा दी। वृंदा को क्यों मारा? मारना पड़ा साहब। क्यों? इसकी वजह से। मुझे मालूम था इसको नशे के साथ साथ औरत की भी लत लग गई है, इसलिए मैं रोज खुद इसको घर पे धंधे वाली औरत बुला के देता था
लेकिन उस दिन मैं भूल गया। गलती से मैंने वृंदा को घर बुला लिया राशन और दवाई के पैसे लेने के लिए, लेकिन मैं घर लेट पहुंचा और ये घर पे अकेला था। उस्मान चाचा, उस्मान चाचा, अरे मेरे को बुला के कहाँ चले गए? ये सब तेरे को पता था, फिर भी तू चुप बैठा ना। वृंदा मेरे को बताई थी साहब, मुझे सुहेल पे बहुत गुस्सा था, लेकिन वृंदा पुलिस में जाएगी ये सोच के मैं डर गया था। इसलिए मैंने उसको वो वीडियो बताया जो सुहेल ने बनाया था उसका, और बोला कि अगर तू पुलिस में जाएगी तो मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। सुहेल को वृंदा पसंद आ गई थी, वो जब मन करता उसको मैसेज करके बुला लेता, उसके साथ जबरदस्ती करता था, और तब वृंदा का भी गुस्सा बढ़ते जा रहा था। मैंने वृंदा को पुलिस स्टेशन के बाहर देखा और मैं डर गया। मैं उसके पास गया और मैंने बोला उसको, वृंदा बेटा तेरी आई की तबीयत बहुत खराब है, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने को बोला है, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे ले चल। फिर मैं उसको एक सुनसान जगह पे ले गया और क्या हुआ उस्मान चाचा? बेटा तुझसे एक बात करनी है। जी कहिए ना। समाज कार्य करता है ना तू। ये झूठी समाज सेवा करने के बजाय तुम्हारे फालतू लड़के को सुधारते ना तो बहुत समाज सेवा होती। तो समझा रहा हूं मैं। सिरके लेके चलो इन दोनों को। चल रहे। आज का एक ये सबक है उन सभी माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों की गलतियां छुपाते हैं, उन पर पर्दा डालते हैं और उन्हें ही नहीं खुद को भी अपराधी बना लेते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अम्मा, पापा के कहने पे हम आपसे दूर रहे, लेकिन अब हमसे जबरदस्ती नहीं बर्दाश्त हो पाएगी। बेटा तुम्हारी पापा हमारी सुनते कहाँ हैं? हमारा बस चलता तो हम तुमको दूर जाने ही नहीं देते। पापा पापा। हाँ बेटा। पापा गुड़िया दीदी को नहीं जाना है, आप मान जाओ ना। तुम दोनों मिलकर का पट्टी पढ़ा रहे हो प्रतिमा को? अरे हम लोग का पट्टी पढ़ाएंगे? गुड़िया का भाई है, इसको भी तो अपना बहन का दुख तकलीफ दिखाई देता है। अरे हम कोई जल्लाद थोड़ी ना है, वहां रह के गुड़िया को कम से कम भरपेट खाना तो मिलता है। तुम चेहरा देखो ही का, देखो ना कैसे चमक रहा है। और वैसे भी गरीबी हम सबका नक्शा बिगाड़ दिए है। ये ले बेटा, रख ना, रास्ते के लिए है। और सुन, अगर तुम नहीं जाती तो क्या तेरा भाई कभी स्कूल जा सकता था? हाँ बेटा, तेरी बदौलत ही तो हम भुखमरी से लड़ पाए हैं। सच बोल रहे हैं। मोह ममता से पेट नहीं भरते हैं। दीदी अब मत जाओ ना। बेटा ये अगले महीने दोबारा आएगी, है ना? अभी जाने दे। चल बेटा, प्रतिभा को संभालो, बेकार में बस निकल जाएगी। चल। चलो देव्यांश, अब जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो। नहीं, मुझे नहीं खाना ये, मुझे नूडल्स खाना है। नूडल्स बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास, यही खाना पड़ेगा। चलो खाओ। दीदी आप आ गई, मुझे नूडल्स खाना है। नमस्ते मैडम। नमस्ते भैया। थैंक गॉड गुड़िया तुम आ गई। दिव्यांश को तो तुम्हारी आदत ही हो गई है, मेरे हाथ का बना तो नाश्ता भी नहीं करता ये। अरे ब्रजेश, कैसे हो? नमस्ते मालिक, बस कृपा है आपकी। ब्रजेश भैया, गुड़िया के बिना तो हमारा घर ही अधूरा है। गुड़िया ने भी हमको बताया कि कैसे एक माँ के जैसा ख्याल रखती हैं आप इसका। नीता, मैं जा रहा हूँ, नाश्ता करवा के भेजना। नहीं साहब, हमारी बस का टाइम हो रहा है, बस हमारा काम हो जाता तो। ओह हाँ, पकड़ो। ₹10,000। कुछ और ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना मुझे। धन्यवाद मालिक। बाय। ले बेटा, पकड़। मेहनत से काम करना बेटा। चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी। गुड़िया जैसे बच्चे हम रोजाना अपने आसपास देखते हैं। होश संभालते ही उन्हें यह सिखा दिया जाता है कि उनका बचपन खेल खिलौनों के लिए नहीं बना,
शिक्षा उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। बहुत छोटी उम्र में ये बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि 2 वक्त की भूख इनका भविष्य निकल जाती है। लेकिन गुड़िया अब अपनी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां बच्चे खुद अपना भविष्य बदलने की ठान लेते हैं। हम गुड़िया, हम कुछ रोज पहले ही 18 साल के हुए। अब हम बालिग हैं। हम वोट भी डाल सकते हैं और अपना जीवन साथी भी खुद ही चुन सकते हैं। हम एक लड़के से प्यार करते हैं, पर हमारे पापा जबरदस्ती हमारा शादी एक अपंग आदमी से कर रहे हैं। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हमको कुछ हो गया तो हम मरना नहीं चाहते। हमको अपना भाई और माँ के लिए जीना है। हेलो एंड वेलकम टू माय शो रितेश लाइव। आबो हवा के साथ साथ शहर का माहौल भी खराब हो चुका है। एक लड़की जो छोटे से गांव से आती है, रिपोर्टर बनने का सपना ली, वो सपना साकार करने वो शहर आती है, और क्या होता है उसके साथ? जॉब का झांसा देकर रेप किया जाता है। आज मैं बेनकाब करने आया हूं उस टीवी चैनल के मालिक वीरेंद्र कक्कड़ को। ये है वो वीरेंद्र कक्कड़ जो खुलेआम बेरोक-टोक घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन वीरेंद्र कक्कड़, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आई चैलेंज यू वीरेंद्र कक्कड़ कि उस लड़की को इस शो के माध्यम से मैं इंसाफ दिलाऊंगा, और तुम होंगे जेल के पीछे, सलाखों के पीछे होगे तुम। I'm so sorry, I'm late. बोलो सुजाता, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। क्यों? जॉब लग गई क्या तुम्हारी भी? मुद्दे की बात करें, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? निखिल, I need you. I want you to come back. See, मैं ये न्यूज़ पोर्टल अकेले नहीं संभाल सकती। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ काम किया ना, तो तुम्हारा वो सनकी पति मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। उसको मैं भी तो झेल ही रही हूँ ना। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, कल वो मुझे जान से मार देगा तो मैं क्या करूँगा? निखिल कैसी बात? एक सेकंड निखिल, इम्पोर्टेंट कॉल है। सुजाता तुम ले लो कॉल, लेकिन मुझे जाना है, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। कैसी हो सुजाता? आपने मेरा हाल चाल पूछने के लिए तो कॉल नहीं किया होगा ना वीरेंद्र सर? ये एटीट्यूड इसलिए तो नहीं कि तुम्हें रितेश की बीवी होने का गुरूर हो गया? पहचान तो मुझे तब भी नहीं मिली सर जब मैंने आपके साथ काम किया था, और ना ही मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे रितेश की वजह से पहचाने। देखो सुजाता, तुम्हारा एम्बिशन मझधार में है और तुम्हारा पति ओवर एम्बिशियस है। मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसे वहीं का वहीं रोक दो, मैं तुम्हारा कोई ना कोई फायदा करा दूंगा। हम मियाँ बीवी जरूर हैं सर, पर वो एक अलग कश्ती पे सवार है। मैं नहीं रोक सकती अब उसे। सर, आज की शो की टीआरपी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। यू आर रॉकिंग सर। You liked it, really? हाँ ब्रजेश बोल। मालिक, गुड़िया कहाँ है? तुम्हारे पास ही तो भेजा उसे। क्या मजाक कर रहे हैं मालिक? सुबह से बस अड्डे पर खड़ा हूँ। लखनऊ से आने वाली 4 बसें गुजर चुकी हैं। अरे तुमने ही तो कहा था उसे बस में बिठा दूं, तो बिठा दिया। अब मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अम्मा, गुड़िया दीदी ने कहा था इस बार वो आएंगी तो मुझे साइकिल दिलवाएंगी। अरे पहले उसको घर तो आ जाने दो। शोभा, शोभा, गुड़िया आई क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आप ही तो गए थे उसको बस अड्डे से लाने। शोभा, गुड़िया खो गई है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। क्या कह रहे हैं हम? कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि टिपिकल बीवियों वाली बातें मुझसे मत किया करो। बीवी हूँ इसीलिए बीवी की तरह बिहेव करती हूँ। फिक्र होती है मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी की। और तुमने क्या किया आज शो पे? वीरेंद्र पर रेपिस्ट का टैग लगा दिया। और तुम ये क्यों भूल जाते हो बार बार कि तुम एक न्यूज रिपोर्टर हो? तुम्हारा काम है न्यूज सुनाना,
वर्डिक्ट देना नहीं। तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही थी? पुराने रिलेशन याद आ गए क्या? I'm telling you, mind your tongue. अगर मैंने तुम्हारे रिश्तों के बारे में बात करना शुरू कर दिया ना तो सुन नहीं पाओगे तुम। क्या बोलोगी तुम? क्या बोलोगे तुम? हाँ, मैं सुनाता हूँ। अभी अभी एक लड़की के साथ सोकर आया हूँ। ये देख रही हो, ये तुम्हारी जगह है। चलो हटो हटो। अब मैं कुछ समझने वाला नहीं हूँ। सीधे सीधे बताओ, तुमने हमारी गुड़िया को कहाँ गायब करके रखा है? राजेश, आवाज नीचे करके बात करो। पहले तो उसे लेने आए नहीं, अब वो खो गई है तो यहाँ कर बकबक कर रहे हो। बकवास आप कर रहे हैं। आपने उसे किसी बस में चढ़ाया ही नहीं है। अरे मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं खुद उसे गोरखपुर की बस में बिठा कर आया था। हाँ चलो बैठ जाओ, पीछे बैठना भाई। सुन, आ जाओ। ये लड़की गोरखपुर जाएगी, सीट खाली है? हाँ साहब, बहुत सीट खाली है। सुन, ये लड़की ना अकेली जाएगी तो थोड़ा ध्यान से लेके जाना। अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो बिठा देते हो। तुम्हारा फोन आने के बाद मैं खुद जाके उस बस के कंडक्टर से मिला। उस कंडक्टर ने मुझे बताया कि उसने गुड़िया को गोरखपुर बस स्टैंड उतार दिया था। अब तुम यहाँ खड़े होकर ड्रामा मत करो। तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। मेरा कॉलर पकड़ता है मुझे, तो मैं अंदर कराऊं। अंदर तो मैं तुम्हें करवाऊंगा। जा रहा हूं मैं भी पुलिस के पास, समझे? जाना तो अब ये क्या मुसीबत आ गई अचानक से? अरे ये गुड़िया के लालची बाप की कोई चाल है, हमसे पैसे ऐंठना चाह रहा है ये। हेलो एंड वेलकम टू माय शो रितेश लाइव। एक आरोपी, एक रेप का आरोपी मुझे धमकी दे रहा है। वीरेंद्र कक्कड़ के हायर किए हुए लोग इंडिया के बाहर से मुझे धमकी भरे कॉल कर रहे हैं। अब मेरी ही नहीं, मेरी वाइफ की जान भी खतरे में। अब मैं आपको सुनाता हूं वो इंटरनेशनल कॉल्स की रिकॉर्डिंग। ध्यान से सुन। ये वीरेंद्र कक्कड़ की बैंड बजाना छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। क्या कर लोगे तुम? वो तुझे जल्दी पता चल जाएगा। सुना आप लोगों ने? ये है उस वीरेंद्र कक्कड़ की सच्चाई। हेलो, ये तुम्हारा पति टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है ना? वाकई में इंटरनेशनल कॉल्स आई थी उसको? आई डोंट नो, इसलिए फोन किया था। नहीं, एक्चुअली मैंने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में थोड़ा सोचा। क्या हम लोग मिल सकते हैं? गुड़िया, गुड़िया कहाँ है? आप तो बोल के गए थे गुड़िया को लेके आएंगे। शुभम हार गए हैं। अब तो पुलिस ने भी उनको दुत्कार दिया है। भले ही हम ज्यादा मजदूरी कर लेंगे, बाकी हम अपना बेटी को अपना आंख से दूर नहीं भेजेंगे। हमारी भी आंखों का तारा है गुड़िया, लेकिन हम ममता के मुंह में अंधे नहीं हुए हैं। 10,000 रुपये महीना मिलेंगे इसे। कभी इतने सारे पैसे देखी हो एक साथ? हम तो ममता में अंधे थे, पर आप लालच में अंधे थे। अगर हमको हमारी गुड़िया नहीं मिली ना, तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, कह देते हैं। तिवारी, बाहर सीसीटीवी चेक करो, मॉनिटर्स कहाँ हैं? सब। जैन सर, विक्टिम का नाम सुजाता शर्मा है सर। न्यूज़ एंकर रितेश शर्मा की वाइफ है। ये भी जर्नलिस्ट है सर। सुजाता का पति रितेश कहाँ है? रितेश को इन्फॉर्म किया है, पहुंचने वाला होगा। सर, घर से सीसीटीवी के डीवीआर गायब है। व्हाट? मतलब ये एक प्लान मर्डर है, इसलिए कत्ल करने के बाद कातिल डीवीआर अपने साथ ले गए। बॉडी को अर्ली मॉर्निंग पड़ोसियों ने देखा। कत्ल शायद रात में हुआ। रात को आप कहाँ थे? देखिए सर, आई एम अ बिजी मैन। थक गया था तो रात को स्टूडियो में ही सो गया।
और वैसे भी सुजाता 2 दिनों से लखनऊ में थी ही नहीं। सुजाता अगर 2 दिन से लखनऊ में नहीं थी तो कहाँ थी? अमन को माँ के पास छोड़ दिया, काम के लिए जा रही हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई थी। आप देश दुनिया की खबर रखते हैं, लेकिन आपकी खुद की बीवी कहाँ है 2 दिन से, वो आपको पता ही नहीं? देखिए सर, वो अपने सीक्रेट्स मुझसे शेयर नहीं करती थी। कैसे सीक्रेट? आई डोंट नो सर, वो एक जर्नलिस्ट थी और अपना नया न्यूज़ पोर्टल लॉन्च करने वाली थी। शायद ये बात वो मुझसे छुपाना चाहती, एज इफ आई केयर। ये बात जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपकी बीवी का कत्ल हुआ है, कत्ल किसने किया, क्यों किया, ये जानने में तो इंटरेस्ट होगा आपका। देखिए, घुमा फिरा के बात मत करिए। तो सीधा सवाल पूछेंगे आप मुझसे? जानते हैं ना मुझे, कौन हूं मैं? वीरेंद्र कक्कड़ ने धमकी दी है मुझे। तो आपको लगता है आपकी बीवी सुजाता को वीरेंद्र कक्कड़ ने मरवाया? हिंदी में बोला था मैंने, शायद आपको समझ में नहीं आया। सर, सुजाता को फोन ऑन हुआ, उसने लास्ट कॉल किसी निखिल को किया था रात को 10 बजे। निखिल? जी सर। निखिल कौन? निखिल सुजाता के लिए उसके नए न्यूज़ पोर्टल में काम करता था। इनफैक्ट निखिल और सुजाता वीरेंद्र कक्कड़ के न्यूज़ चैनल में काम कर चुके हैं पहले भी। सर, आई थिंक वीरेंद्र कक्कड़ निखिल को भी यूज़ कर सकता है। जर्नलिस्ट सुजाता मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल केस था जो तुरंत खबरों में छा गया। पुलिस डिपार्टमेंट से एक्स्ट्रा प्रेशर था और सुजाता का कत्ल इतनी सफाई से किया गया था कि पुलिस को क्राइम सीन से कातिलों का कोई भी सुराग नहीं मिला था। ये रितेश मुझे बदनाम करने के लिए अपने शो में कुछ भी बक रहा है। ये इंटरनेशनल कॉल्स, ये धमकियां, सब ढकोसला है उसका। तो रितेश की इन हरकतों से तकलीफ तो होती होगी आपको, लेकिन मैं उसकी बीवी का मर्डर क्यों करवाऊंगा? और अगर मैं रितेश के तरीके से बात करूं तो ये भी कह सकता हूं कि रितेश ने खुद उसकी बीवी का मर्डर किया है और मुझे बदनाम करने के लिए मुझे घसीट रहा है। लेकिन बिना सबूत के क्यों कहूं मैं ऐसा? पर आप सुजाता को कॉल तो कर रहे थे और उसके जरिए रितेश को खामोश करवाना चाहते थे। हो सकता है सुजाता को मरवाने का मोटिव भी हो आपके पास। अगर आपको ऐसा लगता है तो ढूंढ लीजिए मेरे खिलाफ कोई सबूत। सर, मैंने और सुजाता ने वीरेंद्र सर का चैनल बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं तो वीरेंद्र सर के टच में भी नहीं हूँ। लेकिन सुजाता के मर्डर से पहले तुमने उसे कॉल किया था, क्या बात हुई थी? सर, सुजाता अपना न्यूज़ पोर्टल लॉन्च करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उसके लिए काम करूं। लेकिन तुम तो उसी के साथ काम करते थे ना? नहीं सर, मैंने 1 महीना पहले उसके साथ काम करना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि सर उसके न्यूज़ पोर्टल में मुझे अपने लिए कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। 3 दिन पहले ही तो आई थी वो यहाँ अमन को मेरे पास छोड़ने के लिए। और सुजाता गई कहाँ थी? कुछ तो बताया होगा उसने। माँ, आप 2 दिन अमन को संभालोगे प्लीज? मुझे ना एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। पर बेटा, रितेश को यहाँ धमकियाँ मिल रही हैं और तुम शहर छोड़ के बाहर जाना चाहती हो? कहीं कुछ? माँ, कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो। ये सब ना उसकी शो की कहानियां है। लेकिन तू जा कहाँ रही है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहाँ गई थी? पता नहीं, बताया नहीं उसने। सुजाता इलाहाबाद गई, लेकिन इस बारे में उसने अपने पति रितेश को कुछ नहीं बताया। तो क्या रितेश से कुछ छुपा रही थी? मेरी बेटी की जिंदगी में रितेश से छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो क्या रितेश की जिंदगी में कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहा है? रितेश की जिंदगी में बहुत कुछ छुपाने के लिए है, लेकिन एक पत्नी के आगे पति के राज छुपते नहीं। किस तरह के राज की बात कर रही हैं? ये देख रही हो, ये तुम्हारी जगह है। Are you okay? Of course. क्या हुआ? आपकी बेटी गुड़िया को ढूंढने के लिए हमारे एनजीओ से जो भी बन पाएगा वो हम करेंगे। आपने बताया कि आप पुलिस स्टेशन भी गए थे। आपके पास एफआईआर की कॉपी है? एफआईआर तो उस दरोगा ने लिखी नहीं मैडम, उल्टा गुड़िया के बारे में अनाप शनाप बातें कर रही है। आपकी बेटी जवान है, किसी के साथ अफेयर होगा उसका, भाग गई होगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? वकील साहब गायब किए हमारी बेटी को। आपको पता है आप किस पे आरोप लगा रहे? इस शहर के सबसे बड़े लॉयर है वो। देखो लोग ना, तुम्हारे और रितेश के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसकी सारी जानकारी हमने ऑलरेडी निकाली, इसलिए हमसे कुछ भी छुपाना मत। सर, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करने वाले और मेरा बस यूज कर रहे हो। खुद आई थी मेरे पास, मैंने कोई बोला नहीं था तुम्हें मुंह लगाना ही नहीं चाहिए था मुझे। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। अब आप प्लीज गुस्सा मत होइए। सर, मैं इस चैनल में एक अच्छी पोस्ट पाना चाहती थी
सुजाता मैम की जगह लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ना ही रितेश सर मुझे वो जगह देने वाले थे। तो मतलब ना प्यार मिला ना पोस्ट, तो सोचा रितेश की बीवी को मरवा कर उसकी जड़ें हिला दूं। सर उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उसे मैं क्या कोई भी नहीं हिला सकता। देखिए ऑफिसर, आप बार बार भूल रहे हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। यही तो जानना है कि आप क्या चीज़ है। इतना कॉन्फिडेंस, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत करना। घुसना तो पड़ेगा क्योंकि कत्ल का मकसद आपकी पर्सनल लाइफ में ही है। अच्छा, अगर आपके अफेयर के बारे में आपकी बीवी को पता चल जाता तो? उसे पहले से सब कुछ पता था। इनफैक्ट ऑफिसर, मेरे और मेरी बीवी के बीच में रिलेशनशिप मियाँ बीवी जैसा था ही नहीं। और सुजाता कौन सी दूध की धुली हुई थी, वो मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री थी। अब आप ये भी कहोगे कि कत्ल के 2 दिन पहले सुजाता अपने लवर से मिलने गई होगी? हो सकता है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि वो निखिल के साथ रिलेशन में थी। वीरेंद्र के साथ काम करते हुए शायद उसके साथ भी रिलेशन बना लिया हो। इस निखिल और वीरेंद्र को तो हम देख लेंगे, लेकिन अगर आपका अपनी बीवी सुजाता के कत्ल से कोई भी ताल्लुक हुआ तो बख्शेंगे नहीं। एक न्यूज एंकर और एक जर्नलिस्ट के तौर पर रितेश एक प्रतिष्ठित हस्ती था, लेकिन जो लोग समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं कई बार उनकी असलियत विपरीत भी होती है। रितेश की निजी जिंदगी की हकीकत उसे अपनी पत्नी सुजाता के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट बना रही थी, लेकिन पॉलिटिशियन वीरेंद्र सिंह और सुजाता के साथ सुजाता के न्यूज पोर्टल में काम करने वाला निखिल भी पुलिस की रडार में थे। लेकिन लखनऊ के सुजाता मर्डर केस से गोरखपुर का गुड़िया मिसिंग केस एक 4 साल पुराना केस था। एफआईआर के मुताबिक 4 साल पहले गुड़िया लखनऊ से गोरखपुर जाते हुए लापता हुई थी, मगर 4 साल के इस अंतराल के बीच की एक कड़ी खुद सुजाता मर्डर केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी थे। 4 साल पहले उस ऑफिसर का भी गुड़िया मिसिंग केस से सामना हुआ था। कहिए वंदना जी, कैसे याद किया? करीब 1 हफ्ता पहले आपके थाने में गुड़िया नाम की लड़की की कंप्लेंट आई थी। गुड़िया? जी। केस बहुत सीरियस है। वो 18 साल की बच्ची 1 हफ्ते से मिसिंग है। उसके फादर में एफआईआर लिखवानी चाहिए तो एफआईआर लिखवी नहीं गई। आई एम सरप्राइज कि ये आपके थाने में हुआ है। वंदना जी, मैं 1 हफ्ते के लिए कोलकाता गया था। लेट मी चेक, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। सुप्रिया सर, 1 हफ्ता पहले किसी गुड़िया नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई थी। गुड़िया? सर, उस दिन एक आदमी आया था अपनी बेटी गुड़िया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। साहब, ये हमारी बेटी गुड़िया, इसे गायब कर दिया साहब। ऐसे कैसे गायब हुई? आप बैठिए और तसल्ली से बताइए क्या हुआ। वो एफआईआर लेकर मेरे कैबिन में आ। सर, एफआईआर तो लिखी नहीं मैंने। क्यों? सर, एफआईआर तो तब लिखता ना जब लड़की गायब होती। वो तो अपनी मर्जी से चली गई थी। तो मैं कैसे पता कि लड़की अपनी मर्जी से कहीं गई? लड़की के फादर ने एनजीओ में कंप्लेंट की है और तुमने बिना किसी सीनियर ऑफिसर को कंसल्ट किए खुद ही डिसाइड कर लिया? सर, मुझे लगा कि व्हाट लगा? अब मुझे लग रहा है तो मैं सस्पेंड कर दूं। सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। सुप्रिया, मुझे गुड़िया की पूरी डिटेल चाहिए तुरंत। सर प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। सर, हम तो खुद गुड़िया के लिए परेशान थे, उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना चाहते थे और उसके फादर ने तो उल्टा हम ही पे एलिगेशन लगा दिया। लेकिन अगर गुड़िया के फादर ने कुछ किया होता तो एनजीओ क्यों जाता? सर, मैं आपको बता रहा हूं, पक्का उसके बाप ने ही उसे कहीं छुपा कर रखा है और अब हमें फंसाकर हमसे पैसा ऐंठना चाह रहा है। एक नंबर का लालची आदमी है सर, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन वो गुड़िया उससे खुद तंग थी। इस बार जब वो आई तो उसने अपनी तकलीफ हमसे शेयर भी की। साहब, इस बार जब हम गांव गए तो हमारे पापा हमारी शादी की जिद पकड़ ली। वो हमारा शादी एक अपंग आदमी से करवाना चाहते हैं। और इस बारे में तुम्हारी माँ का क्या कहना है? साहब, वो भी इस बात का विरोध कर रही, लेकिन पापा किसी की नहीं सुनते। और जब इस बारे में मैंने ब्रजेश से बात करनी चाहिए तो वो उल्टा मुझसे पैसे मांगने लगा गुड़िया की शादी करवाने की। साहब, 1 साल से वो आप लोगों की सेवा कर रही है, उसकी शादी में कम से कम 1 लाख की तो मदद करनी चाहिए आपको साहब। अरे कैसे बाप हो तुम? अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक अपंग आदमी से कर रहे हो? साहब, एक बात बोले, अगर आप बुरा ना माने तो
ये हमारे घर का मामला है और आप दखल मत दीजिए। सर मैं तभी समझ गया था कि उस आदमी को समझाना नामुमकिन है, और ये बात तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी लड़की उसकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे लड़के से शादी करे। तो दूसरा लड़का कौन? उसके गांव में कोई लड़का था जिसे वो पसंद करती थी। लेकिन वो लड़का कौन है? इसके बारे में तो गुड़िया ने हमें ज्यादा नहीं बताया, पर कल उसका बाप कोई बखेड़ा खड़ा ना करे इसके लिए मेरे कहने पर गुड़िया ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। हम गुड़िया, हम कुछ रोज पहले ही 18 सालों के हुए, अब हम बालिग हैं, हम वोट भी डाल सकते हैं और अपना जीवन साथी भी खुद ही चुन सकते हैं। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप क्या करना चाहते थे? सर अगर ब्रिजेश गुड़िया पर दबाव डालकर उसकी शादी कहीं और करता तो एक्शन लेने के लिए कोई प्रूफ तो चाहिए था ना। लेकिन अगर आपको गुड़िया के फादर के इंटेंशन पर शक था तो आपने गुड़िया को गांव जाने ही क्यों दिया? सर एक्चुअली गुड़िया अपनी माँ और भाई से मिलना चाहती थी, और वो ब्रिजेश, वो तो सर मुझे फेस भी करना नहीं चाहता था, इसलिए इस बार उसको लेने भी नहीं आया। मुझे बोला कि मैं गुड़िया को बस में चढ़ा दूं। सर अगर आप चाहें तो मेरे दोस्त रतन से कंफर्म कर सकते हैं, वो भी मेरे साथ आया था गुड़िया को बस स्टैंड तक छोड़ने। जी हाँ सर, मैं और अशोक हम दोनों साथ में उस लड़की को बस में चढ़ाने गए थे। तो अशोक के घर अक्सर आते जाते हो या उस दिन खास इसी काम की वजह से गए थे? नहीं सर, दोस्त हैं हम दोनों, एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। उस दिन जब मैं अशोक के घर गया तो वो गुड़िया को लेके बस में बैठाने जा रहा था। ऐसे में हम अकेले वहाँ क्या करते, इसलिए हम भी उसके साथ चले गए। हाँ साहब, वो वकील साहब खुद आए थे और इस लड़की को बस में चढ़ा के चले गए। तुझे कैसे पता वकील? पहले से जानता था? नहीं साहब, वो उस दिन अपना कार्ड दिए थे हमें। सुनिए मेरा कार्ड है, इस पर मेरा नंबर लिखा है, अगर लड़की को कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर। साहब हमको तो लगा कि वो अपना कार्ड देके हमको धौस दिखा रहा था कि उस लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए। अब तो हमें सफाई दे रहा है कि वकील की डर की वजह से तूने बच्चे के साथ कुछ नहीं किया। आप गलत समझ रहे हो साहब, हमने तो उस लड़की को अगले दिन सुबह 7 बजे गोरखपुर के बस अड्डे पे छोड़ दिया था। वहाँ पे इस आदमी को देखा था? नहीं सर। सर वो गुड़िया का बाप बोल रहा था कि वो सुबह 5 बजे से बस स्टॉप पर खड़ा था। मालिक गुड़िया कहाँ है? मैंने गोरखपुर पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया, पर वहाँ कोई भी सीसीटीवी नहीं है। कंडक्टर की बातों का भरोसा मत करो, खुद तहकीकात करो। वो लड़का कौन है जिससे गुड़िया प्यार करती है? सर गुड़िया मोबाइल नहीं रखती थी, लेकिन अगर उसका अफेयर था तो भी इसके बाप का मोटिव बड़ा स्ट्रांग है। हाँ साहब, ये सच है कि गुड़िया के पापा ने गुड़िया का रिश्ता एक अपाहिज लड़के से तय कर दिया था। साहब गुड़िया इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। गुड़िया किसी और लड़के से प्यार करती थी, वो लड़का कौन है? कोई और लड़का? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आपकी गुड़िया ऐसा क्यों बोल रही है? हम एक लड़के से प्यार करते हैं। लेकिन गुड़िया ने हमें कभी नहीं बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती है। साहब हमको थोड़े मालूम था गुड़िया किसी का चक्कर था, हमको पहले मालूम होता तुम उसके बाप को शगुन के पैसे नहीं देते। शगुन? कैसा शगुन? शादी के नाम पर अपनी बेटी का सौदा कर रहा था तुम? नहीं साहब। जतिन ने सब बता दिया। तेरी बेटी से शादी करने के बदले में वो तुझे 1 लाख रुपए दे रहा, 25,000 एडवांस भी दे चुका था। शगुन, गुड़िया शादी के लिए राजी नहीं हुई तो उसे गायब करवा दिया? नहीं साहब, वो वकील गायब किया हमारी गुड़िया को। तो तेरी बेटी गुड़िया तेरे खिलाफ क्यों बोल रही है? हम एक लड़के से प्यार करते हैं, पर हमारे पापा जबरदस्ती हमारा शादी एक अपंग आदमी से कर रहे हैं। साहब ये सब कुछ फर्जी है। तू तो सच्चा है ना, तो बोल गुड़िया कहाँ है? हम नहीं पता सर। पता लगाओ जरा। गुड़िया कहाँ गायब थी ये पहेली अब भी बरकरार थी, और पुलिस को वो लड़का भी नहीं मिल रहा था जिससे गुड़िया का अफेयर था। लेकिन 4 साल बाद सुजाता की जिंदगी में रितेश के अलावा भी कोई था। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा सुजाता के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था, इसके अलावा मेरी उससे कोई और बात नहीं होती थी। सुजाता ये देखो ना, ये लोगो कैसा लग रहा है? लोगो अच्छा लग रहा है, पर आई फील पोर्टल ना लोगों से फेमस नहीं होता। हमें लॉन्च के लिए कुछ ऐसा मसाला तैयार करना चाहिए ना जो धमाल मचा दे। ये धमाल वमाल सब रितेश को सूट करता है, तुम तो रियलिज्म में बिलीव करती हो ना। करती थी, अब नहीं। मिलाई क्या है मुझे रियलिज्म से? कब से हूं मैं जर्नलिज्म में? एंड वेयर एम आई?
रितेश ने कितना पीछे छोड़ दिया है मुझे। यू नो व्हाट, आई वांट टू वर्क ऑन माय यूनिक प्रोजेक्ट। रितेश ना मुझे अपने पैरों की जूती समझता है और मुझे उसके पैरों तले से जमीन खिसका दे रही है। सुजाता, इट्स ओके यार। ऑल द डिटेल्स टुमारो। कैरी ऑन। मैं तो वैसे भी ऊपर जा रहा था। व्हाट कैरी ऑन? क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम? एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं हो जाता। सर वो रितेश सबको अपने जैसा समझता है। मैंने आपको पहले बताया नहीं, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ। सिर्फ उसकी वजह से ही मैंने सुजाता के साथ काम करना बंद किया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो सुजाता का गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगा। तुमने बताया कि सुजाता अपने पोर्टल की लॉन्चिंग से ही धमाल मचाने वाली थी। ऐसा क्या हाथ लगा था उसके? आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू दिस टाइम, क्योंकि इस बार मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ। तुम्हें पता है मुझे वो भी मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। सर उसके बाद उसका मर्डर हो गया। तो ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं डर गया था सर मुझे लगा कि वो रितेश इस मर्डर केस में मुझे फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। ये निखिल वाकई डरा हुआ है, स्मार्ट बन रहा है। हो सकता है ये भी सुजाता के साथ इलाहाबाद में। लेकिन सर उस दौरान निखिल की फ़ोन लोकेशन इलाहाबाद की नहीं थी, और सर इलाहाबाद से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि सुजाता इलाहाबाद के किसी न्यू शांतनु होटल में ठहरी हुई थी। मनीष, तुम खुद इलाहाबाद जाओ और पता करो कि सुजाता वहाँ किस किससे मिली। निखिल के मुताबिक वो किसी न्यूज़ को लेकर एक्साइटेड थी। अगर ऐसा है तो उसके फ़ोन या लैपटॉप से कोई ना कोई लीड मिल सकती है। पुलिस को फिलहाल सुजाता के लैपटॉप, कंप्यूटर्स और फोन से ऐसा कोई डेटा नहीं मिला था जो सस्पिशियस हो, लेकिन पुलिस इन सब का डिलीटेड डेटा भी रिट्रीव कर रही थी। पर क्या पुलिस इस एंगल पर काम करके अपना वक्त जाया कर रही थी? सुजाता मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल केस था और पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो जल्द ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो ये केस उनसे छीनकर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को भी दिया जा सकता है। इसलिए पुलिस काफी दबाव में काम कर रही थी। लेकिन एक गरीब लड़की गुड़िया का केस जो पिछले 4 साल से लापता थी, वो बिना किसी नतीजे के बैकलॉग में था और गुड़िया के गरीब परिवार की हर गुहार अनसुनी कर दी गई थी। पर ऐसे कई रहस्य थे जो उजागर ही नहीं हुए थे और ऐसे कई किरदार थे जो इस रहस्य को एक नया मकाम देने वाले थे। बाकी क्या हुआ? सब ठीक तो है? बाबा पेट में दर्द हो रहा है। अरे सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने। जा हाथ मुंह धोआ, हम खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ शर्मा। सर सुजाता ये इलाहाबाद के होटल में अकेली ठहरी हुई थी। बस इतना पता चला कि उसने होटल के थ्रू कैब हायर की थी और पूरा दिन इलाहाबाद में इसी कैब में ट्रैवल कर रही थी। कैब के ड्राइवर का पता लगा लिया मैंने। हाँ साहब, सुजाता मैडम जब तक उस होटल में रुकी हमारी टैक्सी से सफर की। तुमने सुजाता को आखिरी बार कब और किसके साथ देखा था? साहब आखिरी बार तो उनको हमने तब देखा था जब हम उनको उनके लखनऊ वाले घर पे छोड़ने गए थे। तब साहब वो अकेली थी। 2 दिन तक इलाहाबाद में तुम सुजाता को कहाँ लेकर गए? सबकी डिटेल चाहिए हमें। सर सुजाता ने इलाहाबाद में जिन जगहों पर ट्रैवल किया था वहां से ये पता नहीं चल रहा है कि सुजाता की ये विजिट काम की विजिट थी या पर्सनल विजिट थी। लेकिन सर इन 2 जगहों में 2 जगह ध्यान खींचने वाली हैं। कौन सी 2 जगह? एक है इलाहाबाद का मुंडेरी गांव। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक बच्चे का मर्डर भी हुआ था सर। इमरान ने बताया कि उसने सुजाता को यहाँ पे एक बच्ची से मिलते हुए भी देखा था। और दूसरी जगह कौन सी है? सर सुजाता ने एक लोकल लीडर मुन्ना भैया के घर भी विजिट किया था। मुंडेरी गांव की बच्ची और लीडर मुन्ना भैया का घर। सुजाता सर किसकी बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। ये अच्छा हाँ, ये लड़की तो अभी कुछ दिन पहले आई थी हमारे पास। इसका कुछ न्यूज़ पोर्टल लॉन्च कर रही थी तो उसके सिलसिले में वीडियो बाइट चाहिए थी हमारी उसको। हमने सुना है कि वीरेंद्र कक्कड़ के न्यूज़ चैनल को जो पार्टी फंडिंग कर रही है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं और वीरेंद्र कक्कड़ सुजाता मर्डर केस का सस्पेक्ट है। तो कहीं आपके और वीरेंद्र के बीच में कुछ? सर कैसी बात कर रहे हैं? देखिए सर, हमें निर्दलीय, कल किसी और पार्टी की सरकार आ जाएगी, हम उसके साथ चले जाएंगे, उसको सपोर्ट कर देंगे। अब इस वीरेंद्र कक्कड़ से हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं साहब, हम नहीं जानते इनको। ये औरत एक पत्रकार थी, लखनऊ में रहती थी, न्यूज एंकर रितेश शर्मा की वाइफ। सोचिए शायद कुछ याद आ जाए। रितेश शर्मा सुने तो है साहब। हाँ साहब, एक बार हमारी बेटी ना रितेश शर्मा के बारे में बात तो कर रही थी। बाबा आप जानते हो रितेश शर्मा कौन है? नहीं तो। और ये सब तो काहे पूछ रही है? बाबा हम सुने कि वो टीवी में आते हैं, वो हमारे गांव में आने वाले हैं, वो हम सबका जिंदगी बदल देंगे, फिर हमारे पेट में भी दर्द नहीं होगा। कौन डॉक्टर है का वो?
और कौन बोला तुमको ये सब? एक तरफ मुन्ना भैया का वीरेंद्र कक्कड़ से कनेक्शन दिख रहा है और दूसरी तरफ ये रितेश की मुंदेर जाने की कहानी। इतना हिंट तो मिल रहा है सर कि सुजाता के मर्डर का इलाहाबाद से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सुजाता के कत्ल वाले दिन का उसके घर का एरिया का डंप डाटा निकला, शायद कोई सस्पिशियस नंबर मिले। तब तक मैं इस रितेश शर्मा से मिलता हूँ। ये आप रोज रोज क्या फालतू के सवाल लेके आ जाते हैं? हाँ? मेरा मुंडेरी गांव में जाने का कोई प्लान नहीं था। और आपकी बीवी सुजाता वो मुंडेरी गांव गई थी और ये बच्ची, बाकी नाम है इसका, मुंडेरी गांव की रहने वाली और इसका कत्ल हुआ। आपके फालतू के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम। सर हमने इससे ये सब पूछ के कहीं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया? ओवर रिएक्ट तो रितेश कर रहा है, करने दो, कम से कम पता तो चले कि इसका इस केस से क्या ताल्लुक है। सर हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। ओके सर, सुजाता के लैपटॉप से डिलीटेड वीडियो का डेटा रिट्रीव हुआ। काफी औरतें और बच्चियां इस वीडियो में, और शायद आदमियों को भी बंदी बनाकर रखा गया। उसने स्टिंग ऑपरेशन किया होगा। तुम तीनों लड़की गाड़ी में बैठो, चलो। यहाँ पे कोई बड़े लेवल का क्राइम चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्स एक्ट या कुछ और। राइट सर। और सर ये जगह पाकी के गांव मुंडेर के आसपास की हो सकती है। अगर इन लोगों को पता चल गया कि हम इस जगह का पता लगा रहे हैं तो ये अलर्ट हो जाएंगे और पाकी के फादर से पूछने का रिस्क भी नहीं ले सकते। इसलिए जो करना चुपचाप करना, चुपचाप गुपचाप। ये सब किसी बड़े अपराध की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन अपराध था क्या, इसका पता लगाना इतना आसान नहीं था। वहीं पुलिस सुजाता के घर के एरिया का डंप डेटा भी खंगाल रही थी। सर सुजाता की हत्या वाली रात उसके घर के आसपास इलाहाबाद का एक नंबर एक्टिव था और उस दिन ये नंबर इलाहाबाद से लखनऊ की तरफ ट्रेवल हुआ था, लगभग सुजाता के नंबर के साथ। मतलब जिस रात सुजाता का कत्ल हुआ उस रात कोई सुजाता का पीछा करते हुए इलाहाबाद से लखनऊ तक आया। किसका नंबर है? ये सर रतन सिंह नाम है इसका, ये मुन्ना भैया का भांजा है, पता किया मैंने। आई थिंक मैंने इस बंदे को पहले भी कहीं देखा है। नाम क्या बताया? रतन सिंह। मैं इस बंदे को मिला, नजर रखो इस पे, लेकिन उठाना मत, क्योंकि इसे उठा के हमें मुन्ना भैया को अलर्ट नहीं करना। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, इतने वक्त के बाद याद किया आपने? सुप्रिया, तुम्हें 4 साल पहले का वो गुड़िया मिसिंग केस याद है? उसी दौरान मैं ट्रांसफर हो गया था। जी सर वो केस तो अभी भी अनसॉल्व है और उसके बारे में अब तो बात भी नहीं होती। मुरली, उस केस के जितने भी सस्पेक्ट हैं मुझे सबकी फोटो चाहिए, भेज सकते हो? बिल्कुल सर। हमारी मुलाकात 4 साल पहले भी हो चुकी है। गुड़िया मिसिंग केस, कुछ याद आया? उस दिन जब मैं अशोक के घर गया तो वो गुड़िया को लेके बस में बैठाने जा रहा था। ऐसे में हम अकेले वहाँ क्या करते, इसलिए हम भी उसके साथ चले गए। गुड़िया को कहाँ गायब किया? मैं गुड़िया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था सर, लेकिन उसे मुन्ना भैया से नहीं बचा पाए। मुन्ना भैया कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बार मिल जाए ना। कौन है? ये आया है, मेरे बच्चे। आया है तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, और वैसे भी तुम्हारी बीवी और बेटा तो बाहर गए हुए हैं। मुन्ना भाई
बच्ची है। देखो, इस बच्ची के बदले मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा तुझे। गुड़िया को गोरखपुर की बस में चढ़ाने की कहानी झूठी थी। क्या करते सर, बचने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ा। कंडक्टर वो भी हमारा ही आदमी। गुड़िया का वीडियो भी इसी प्लानिंग का हिस्सा था। नहीं सर, तब तो मैं जेन्युइनली गुड़िया की हेल्प करना चाहता था। और जर्नलिस्ट सुजाता शर्मा, उसे क्यों मारा? साहब उसको क्रांतिकारी बनने का शौक चढ़ा था। हमको चकमा दे के सारा वीडियो निकाल ली थी। हिम्मत तो बहुत की, मगर एक गलती कर दी। मुन्ना भैया के बिल में खुद ही घुस गए। देख रहे हैं नेताजी क्या चल रहा है आपके एरिया में? समझ गया। अच्छा, अपने न्यूज़ पोर्टल के लिए फंडिंग चाहिए ना आपको? जितनी फंडिंग चाहिए मिल जाएगी। सोचती हूँ। ए मामा, हमको नहीं लगता यहाँ पर ये फंडिंग के लिए आई थी। इतना सब कुछ रिकॉर्ड करके लाई है। अभी जो आप बात किए ना, वो भी रिकॉर्ड कर ली होगी, ताकि आपको ऑन द फेस आरोपी दिखा सके। तो बड़ी चंट निकली रे। बोलिए तो यहीं पर मार के काट दें। काम करो, इसे इसके शहर में जाके मारो। इसको मार के हम सारा वीडियो डिलीट कर दिए और सीसीटीवी का डीवीआर लेके भी भाग गए। उन आदमियों को बंधक बना के क्यों रखा था? वो हमारे बंधुआ मजदूर है। खेती का इतना जमीन है, मजदूरों का हमेशा समस्या बना रहता है। इसलिए हम लोग गांव के भूखे गरीबों को 2 वक्त खाना और मजदूरी का झांसा देके फंसा लेते हैं और उनको बंधुआ बना के मजदूरी कराते हैं साहब। औरतें और बच्चियां, उनसे क्या करवाते थे? और तो और हम अक्सर सुनते हैं कि अदालतों से लेकर पुलिस की फाइलों में ऐसे कई केसेस हैं जो सालों तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। इसके पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन अगर गुनहगार जल्द से जल्द सलाखों के पीछे ना पहुंचाए जाएं, तो वो और अपराध भी कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। अगर पुलिस 4 साल पहले ही गुड़िया के गुनहगारों तक पहुंच गई होती, लेकिन ये रैकेट तो इस पैमाने पर फैला हुआ था कि कई मासूम इन गुनहगारों का शिकार हो रहे थे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।